हे वेलकम बैक एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपसे बीए साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर के कुछ एमसीक्यू के बारे में बात करूंगा। ये एमसीक्यू आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं और आप जब ग्रेजुएशन पूरा कर लेंगे तो उसके बाद आप अगर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जब तैयारी करेंगे तो उस टाइम के लिए भी ये एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कीजिए ताकि आप भविष्य में अपने लक्ष्य को पा सकें। आपको मालूम है कि इसके पहले भी मैं और भी वीडियो बना चुका हूं और मैंने उसका प्लेलिस्ट क्रिएट किया है, तो वहां पर जाकर आप और भी वीडियो देख सकते हैं। और मैं बता दूं कि ये वीडियो आपके पीजीटी साइकोलॉजी एग्ज़ाम या फिर किसी काउंसलिंग के एग्ज़ाम या फिर एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी के जो एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए भी उपयोगी हैं। ये सारे क्वेश्चन जनरल साइकोलॉजी से हैं, तो आप इन्हें अवश्य सीख लीजिए। मेरे साथ जुड़े रहें और भी चीज़ों को सीखने के लिए। आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो पीडीएफ है इसमें आंसर पहले से टिक हैं। आपको समझना है कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं और उसका उत्तर क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस स्क्रीन, द वर्ड साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम, यानी जो मनोविज्ञान शब्द है ये कहाँ से आया है? लैटिन से, स्पेनिश से, ग्रीक से या इटालियन से? कौन सी भाषा से आया है ये बताना है। तो आपको ध्यान रखना है मनोविज्ञान शब्द जो साइकोलॉजी शब्द है ये आपके ग्रीक से आया है, जिसे हिंदी में हम यूनानी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूनानी। ये साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, साइक प्लस लोगस। साइक का मतलब मन से होता है और लोगस का मतलब स्टडी से होता है। तो आप इसे ऐसे याद रखिए। इसी क्वेश्चन को और भी तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पर ग्रीक ऑप्शन में ना दिया होता, यूनानी लिखा होता हिंदी में, है ना। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो आपको चीज़ों को सीखना है। मेरा मकसद ये है कि आपके सामने जो प्रश्न है आप समझें कि प्रश्नों को ऐसे पूछा जाता है और उनके उत्तर ये हो सकते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इसमें कहा गया है साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, मनोविज्ञान को वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। तो जब हम साइकोलॉजी को डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी पढ़ते हैं, तो उस टाइम पर हम यही कहते हैं कि जो साइकोलॉजी होती है वो माइंड एंड बिहेवियर का साइंटिफिक स्टडी है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना। ये जो एमसीक्यू था ये डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, जो साइकोलॉजी की परिभाषा है उससे बनाया गया है ना। जैसे कि आप जब बुक पढ़ते हैं तो बुक में एज ए थ्योरी आप चीज़ों को पढ़ते चले जाते हैं। जब आप डेप्थ नॉलेज रखते हैं तो आप बाद में समझने लगते हैं कि यार इसका ये आंसर हो सकता है, इसका ये हो सकता है। तो वही है कि आपके सामने जब एमसीक्यू होते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें चीज़ों को अच्छे से समझना होता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से क्रिएट किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी से है और इसका आपका आंसर है माइंड एंड बिहेवियर। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इसमें कहा गया है द साइंटिफिक अप्रोच इज मोर यूजफुल एट आंसरिंग क्वेश्चंस अबाउट ब्लैंक देन क्वेश्चंस अबाउट, यानी इसमें दो चीज़ें कही गई हैं। जो साइंटिफिक अप्रोच होती है वो ज़्यादा यूजफुल होती है कब? जब हम आंसर करते हैं फैक्ट के बारे में या वैल्यू के बारे में या आइडिया के बारे में या इमोशन के बारे में या वैल्यू के बारे में या इफेक्ट के बारे में या इमोशंस और फैक्ट्स के बारे में। तो ये आपके लिए ऑप्शन बनाए गए हैं। तो सीधी सी बात है, जो साइंटिफिक अप्रोच होती है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण ज़्यादा यूजफुल होती है जब हम फैक्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा फैक्ट देन क्वेश्चंस अबाउट वैल्यू। ओके, तो ध्यान रखना है साइंटिफिक अप्रोच फैक्ट के बारे में ज़्यादा यूजफुल होती है और वैल्यू तो अलग अलग हो सकती हैं, ये चीज़ें अलग होती हैं, बट फैक्ट फैक्ट होते हैं। तो इसका आंसर आपका ये है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें कहा गया है द टर्म टैबुला रासा हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लैंक इन शेपिंग बिहेवियर। जो टैबुला रासा है, ये जो शब्द है ये किस तरह से महत्वपूर्ण है ये बताना है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको और भी चीज़ों को समझना है कि जो टैबुला रासा है इसका मतलब क्या है। टैबुला रासा का मतलब होता है ब्लैंक स्टेट, यानी खाली अवस्था। तो बात यह है कि जॉन लॉक ने ये कहा था कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो ब्रेन होता है, माइंड होता है, वो खाली होता है, मतलब उसमें कुछ होता नहीं है, पहले से कोई मेमोरी नहीं होती है।
तो बात ये है कि इन्होंने ये कहा था कि जो एक्सपीरियंस होता है उसके वजह से बिहेवियर शेप होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आंसर आपका आएगा एक्सपीरियंस। तो आपको ध्यान रखना है, ये भले ही एक क्वेश्चन है आपके सामने, बट यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। जैसे इन्फॉर्मेशन नंबर 1 कह सकते हैं कि टैबुला रासा का मतलब क्या है। टैबुला रासा का मतलब है खाली अवस्था, यानी बच्चे जब पैदा होते हैं तब उनमें कोई भी मेमोरी नहीं होती है। और ये बात किसने कही थी? जॉन लॉक ने कही थी, है ना। तो ये पॉइंट हो गया। और जॉन लॉक ने ये माना था कि जब एक्सपीरियंस होते हैं तब बिहेवियर डेवलप होता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। और जो ये क्वेश्चन बना के पूछा गया था उसके हिसाब से यहाँ पर एक्सपीरियंस आंसर सही है। जो शब्द है टैबुला रासा व्यवहार को आकार देने में एक्सपीरियंस पर फोकस डालता है। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। और जॉन लॉक ने दिया था, इसको ऐसे भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपके सामने, जिसमें कहा गया है डिफरेंट पीपुल रिएक्ट डिफरेंटली टू द सेम सिचुएशन। अलग अलग लोग सेम सिचुएशन पर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। दिस इज रिफर्ड टू एज, इसे क्या कहा जाएगा? आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन है, तो आप भी सोचिए। आपके फ्रेंड सर्कल की बात हो, आपके फैमिली की बात हो, जब एक सिचुएशन होती है तो लोग अलग अलग तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है सॉरी, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोगों में व्यक्तिगत मतभेद होते हैं। इसीलिए जब भी हम बात करते हैं पर्सनल डेवलपमेंट की, तो ये बात की जाती है कि हमें दूसरे लोगों के चक्कर में बहुत ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए कि कोई क्या कहता है, बिकॉज एवरीबडी हैव इट्स ओन एक्सपीरियंस इन लाइफ। सभी के अपने अपने एक्सपीरियंस हैं। तो ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी व्यक्ति के अलग अलग मत होते हैं, विचार होते हैं, इसलिए व्यक्ति एक ही सिचुएशन पर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, जिसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीक फिलोसफर बिलीव्ड दैट नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। किसने कहा है कि जो नॉलेज होती है वो लर्निंग और एक्सपीरियंस के थ्रू डेवलप होती है, एक्वायर होती है? तो सीधा सा है इसका आंसर अरस्तु। अरस्तु ने ये माना था, और अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक थे जो ये मानते थे कि जो ज्ञान होता है वो सीखने और अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है, ठीक है। और अगर प्लेटो की बात करूं तो प्लेटो ने ये कहा था कि जो ज्ञान होता है वो जन्मजात होता है, लोगों में पहले से ही होता है, लेकिन अरस्तु ने इसको अलग माना था। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है। जो पुराने जो महान विद्वान हुए हैं उन्होंने अपने अपने अलग अलग सुझाव दिए थे। तो ये जो बात है कि लर्निंग यानी सीखने के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू जो नॉलेज डेवलप होती है वो अरस्तु ने कहा था, और प्लेटो ने माना था कि नॉलेज जो होती है वो जन्मजात होती है। तो ये आप चीज़ें याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, जिसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिलीफ दैट द माइंड इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी। कौन सा ऐसा इसमें ये बताता है कि जो मन है वो शरीर से अलग होता है या फिर भिन्न होता है? तो ये माइंड बॉडी ड्यूलिज्म है। दैतवाद के बारे में जब पढ़ाया जाता है तो माइंड बॉडी जो है ये माना जाता है कि जो मन और शरीर है का जो दैतवाद है ये एक दृष्टिकोण है जिसमें माना जाता है कि माइंड और बॉडी अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। ये चीज़ें जो यहाँ पर दी गई हैं ये चीज़ें ये नहीं बताती हैं कि माइंड और बॉडी अलग अलग है, लेकिन जो माइंड बॉडी ड्यूलिज्म है, जो मन शरीर द्वैतवाद है, उसमें माना जाता है कि मन और शरीर दोनों अलग अलग रूप में मौजूद होते हैं। तो ये आपका फिलोसफिकल टाइप से क्वेश्चन है जो कि साइकोलॉजी के बिगिनिंग में ही आपको पढ़ाया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है द प्रोसेस ऑफ यूजिंग साइकोलॉजिकल मेथड्स। 1 मिनट, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जूम। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग साइकोलॉजिकल मेथड बाई अ ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट फॉर हेल्पिंग पीपल विथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इज कॉल्ड। यानी मनोवैज्ञानिक समस्याओं से ग्रस्त लोगों की सहायता के लिए जो प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक होता है और वो जो मेथड यूज करता है साइकोलॉजी के, उसे हम क्या कहते हैं? वो जो मेथड्स होते हैं, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को समझ लीजिए एक बार। मनोवैज्ञानिक समस्याओं से ग्रस्त लोगों की सहायता के लिए प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक द्वारा मनोवैज्ञानिक विधियों के प्रयोग की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। मनोवैज्ञानिक विधियों के प्रयोग की प्रक्रिया है, ये आपका साइकोथेरेपी है। और जो व्यक्ति साइकोथेरेपी देता है वो होता है साइकोथेरेपिस्ट। तो ध्यान रखना है। सीधी सी बात है, जो लोग मेंटल प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं उन लोगों को उनकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो ट्रेंड एक साइकोलॉजिस्ट होता है वो साइकोथेरेपी का यूज करता है। तो ये इसका आंसर है। यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा नोट्स ऐड किए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ साइकोडायनामिक थ्योरी। ये अगर आपने मेरे और वीडियोस देखे होंगे तो इसको भी पढ़ा होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मनोगतिकी सिद्धांत के जनक कौन है? मनोगतिकी सिद्धांत के जनक हैं सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने साइकोडायनामिक थ्योरी को प्रपोज किया था। और सिगमंड फ्राइड के बारे में बहुत कुछ मैं आपको बताया था। जो पर्सनैलिटी थ्योरीज के वीडियो हैं आप उन्हें देखिए, वहाँ पर आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। बेसिकली आप ध्यान रखिए, मनोगतिकी सिद्धांत सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, इस क्वेश्चन में बताया गया है, मनोविज्ञान की निम्नलिखित में से कौन सी शाखा पशु व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है? तो ध्यान रखना है, जो कंपैरेटिव साइकोलॉजी है, जो तुलनात्मक मनोविज्ञान है, वह पशु व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। आप इसे सीधा याद रखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है जिसमें कहा गया है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी। व्यक्तिगत मनोविज्ञान के संस्थापक कौन है? तो जिस तरह से आप साइको डायनामिक पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं, और भी अलग अलग आप पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं, तो ऐसे ही इंडिविजुअल साइकोलॉजी भी है। इंडिविजुअल साइकोलॉजी को अल्फ्रेड एडलर के द्वारा दिया गया था और इनका ये मानना था कि व्यक्ति का जो भी डेवलपमेंट होता है वो इंडिविजुअल उसके खुद के द्वारा होता है, कि वो लाइफ में किस तरह से चीज़ों को फील करता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे आपके साथ मैंने शेयर किए। और भी डिटेल्ड में अगर इन क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो मैंने जो पहले थ्योरी अपलोड की है आप उनको समझ सकते हैं। और इस क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैंने ऐड की है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू, आप मेरे साथ जुड़े रहें ऐसे ही और भी क्वेश्चन सीखने के लिए।